सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं असद मलिक साहब, जो डॉन के रिपोर्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। फ़ख्र रहमान साहब हैं मेरे साथ, वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और नवीद हयात मलिक साहब, ये प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो स्काइप के ज़रिए वो हमारे साथ हैं। थोड़ी ताख़ीर हो गई उनसे रब्ता करने में, वगरना ख्वाहिश तो ये थी कि वो भी स्टूडियो में मौजूद होते तो गुफ्तगू अच्छी होती। मौजू है आज तोशा खाना केस, उसका कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला सुनाएगा। आज फ़ैसला रिज़र्व कर लिया गया। ये केस जो है जब से मार्केट में आया, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो होती रहीं। पीटीआई ने कहा कि जो उन जज साहब जो इस केस को सुन रहे हैं, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनसे उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, कोई तवक्को नहीं। बार बार वो अदालतों में गए उसको तब्दील किया जाए, लेकिन वो तब्दील ना हो सके। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अब ये फ़ैसला जो है डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का करेगा। तारिक महमूद जहांगीरी और जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से भी गुफ्तगू जो होती रही, जिसमें पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा साहब जो हैं वो बाइसेस दिखा रहे हैं और जिस तरीके से केस को आगे ले जाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने फ़ैसला नहीं किया और ट्रायल का फ़ैसला हो गया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा हारिस साहब को नहीं सुना गया हतमी दलाइल जब वो देना चाहते थे। और फिर इसके अलावा एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी थी, उनके जो डिफेंस के विटनेस थे जो इमरान खान साहब पेश करना चाह रहे थे, उनके हवाले से अपील अभी पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया इसका। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी थी, इसने ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू भी हुई, बात भी हुई। असद मलिक साहब ने फिर एक स्टोरी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से तो जो पीटीआई है उसको रिलीफ मिला है और पीटीआई के चेयरमैन को रिलीफ मिला है। इन्होंने बाकायदा एक वो दिया कि इतनी पटिशन्स हैं, इतनी दरख्वास्तें हैं। नवीद हयात मलिक साहब ने भी सपोर्ट किया इसको। तो आज मैंने सोचा कि ये क्योंकि कल फ़ैसला आने वाला है तो इस पर भी बात करते हैं कि क्या वाकई कोई कैंपेन चली है या वाक़यातन वो बायस नहीं है और उनको बायस बना के पेश किया जा रहा है, या वो उनके जो बायसेस हैं वो बिल्कुल सब ने महसूस किए और देखे। तो असद मलिक साहब, आपसे शुरू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने पूरा एक दिया है कि इतनी पटिशन्स हुई और उसमें इतनी ज़्यादा पटिशन्स में उनको रिलीफ मिला, तो इसलिए ये कहना कि जो बाइसेस हैं पीटीआई के जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से, उनमें कोई दम नहीं है इतना। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सारा क्राइसिस है इस वक्त पीटीआई के हवाले से, 9 मई के हवाले से, अगर उस वक्त ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब वो फ़ैसला कर देते जिसकी जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब उनको चेयरमैन पीटीआई को अदालत से उठाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कानूनी फ़ैसला है, ये तो बिल्कुल लीगल है उनको यहाँ पर उठाना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ, जो सारा टर्मोइल हुआ, ये होना ही नहीं था। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 9 मई का जो वाक़या था, आप इसमें देखें कि उसमें सिर्फ एक हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन का नहीं, इसमें और भी मामला थे। और जो उस दिन आमिर फ़ारूक साहब जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ऑर्डर उस दिन किया उस पर देखें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर काफ़ी वक्त लगाया उसके ऊपर, उसको सेटिसाइड करते हुए। और अगले उसमें उन्होंने इमरान खान को तो उन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दिया था, बल्कि एक ब्लैंकेट कवर जो है वो मिला। उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी होंगी, टेरियान वाइट वाला केस जो था वो भी आया सामने, और उसमें
उसके ऊपर भी जो है इनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उन पर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि टेरियान वाला जो केस था उसमें उन्होंने वो रिवर्स करवा दिया था। उसमें भी थोड़ा सा एक ये था कि लेकिन जब ये आखिरी फैसला जब आया 2 जजेस ने, जो टेरियान वाला फैसला है उसको उन्होंने रिलीज़ किया वेबसाइट पर, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ आई, उन्होंने कहा वो बेंच ही नया बना दिया गया। और वो जो कंट्रोवर्सी थी उसमें तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जो दूसरे जो 2 जजेस हैं उन्होंने इसलिए ये फ़ैसला रिलीज़ किया कि शायद उसमें चीफ साहब कुछ और करना चाह रहे थे, कोई नया बेंच तश्कील देना चाह रहे थे पूरा, हालांकि वो तो जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी। नहीं समी साहब, आप उसमें देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि अगर कोई जजमेंट रिजर्व होती है तो वो कितने टाइम था कि कितने दिन में अनाउंस की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट के लिए गालिबन कोई 40-45 डेज़ थे और हाई कोर्ट के लिए 90 डेज़ यानी कि 3 महीने का वक्त था। और ये टेरियान वाला जो केस था ये अभी 1 माह हुआ था, रिज़र्व हुआ था, यानी कि अगर जो साकिब निसार साहब ने जो क्राइटेरिया दिया था उसमें भी 2 माह थे तो ये आ सकता था। और इसमें उन दिनों ये मामला चल रहे थे कि सियासी जो ये खान साहब की हर रोज़ कोई ना कोई पिटीशन आई होती थी, और साथ में वो 9 मई वाला जो भी वो वाक़या हो गया था और अगले उसके एक दिन बाद ये वाला फ़ैसला आ गया था। उसमें 2-3 चीज़ें, एक ये कि नवीद हयात मलिक साहब जो है वो भी चूँकि काफ़ी सीनियर वकील हैं वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे भी इस पर बात उसमें देखें एक ऑथर जज होता है। अब ये है कि आपने एक प्रोग्राम होस्ट करना है और हम 2 बंदे, ये हम समझे कि 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये है कि हमारी इतनी औकात कहाँ के हम बेंच है नहीं, आप माशाल्लाह जजेस से ज़्यादा आपकी सूझबूझ है कानूनी। तो अब आपने जो है वो प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट हो जाए और हम खुद ही प्रोग्राम कंडक्ट करके तो थोड़ा सा हमें वेट कर लीजिए। आपने देखें नवीद मलिक साहब का को ट्राई करते रहे, फिर स्काइप के ज़रिए आपने कहा चलें उनको शामिल किया जाए ना, तो कोई ना कोई वे फॉरवर्ड होता है। तो इसमें वो जो 2 जजेस साहबान थे, 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान थे, उनका अपना एक मौक़िफ़ था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो आर्डर लेट हुआ टेरियान वाला, अगर उन्होंने लिखा हुआ था उनको कर देना चाहिए था। लेकिन हम बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि बाइसेस, एक स्टोरी है बाइसेस, देखें ना कि जिसमें 2 जजेस जो हैं उनका फ़ैसला बिल्कुल चीफ साहब के फ़ैसले से मुख्तलिफ है। चीफ साहब उसको तो फ़ैसला था ही नहीं, उन्होंने तो लिखा हुआ आपने देखा नहीं। बात यह है कि जब एक उन्होंने प्रेस एक वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया एक चीज़ को, फिर उसको जिस तरीके से बाद में प्रेस रिलीज़ जारी की गई सारा, मैं उसको क्योंकि मैं तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, मैं पूरी उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि एक चीज़ एक इम्प्रेशन है पीटीआई का, जो वो ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ उनके बाइसेस हैं। एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने कहा कि इस जज को आप तब्दील कर दें, तो उन्होंने बजाय कोर्ट फैसला जब रिमांड किया तो फिर दोबारा उसी जज के पास रिमांड कर दिया। अच्छा, फिर उस जज ने जब फैसला किया तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आप दोबारा सारे फैक्ट्स देखें, उन्होंने ना वकील को सुना ख्वाजा हारिस साहब को, ना फैक्ट्स को देखे, और बिल्कुल फैसला वैसे उठा के सेट असाइड कर दिया कि मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ। तो वो सारा कुछ जो अगर फैसिलिटेट हुआ, मैं एक आम आदमी की नज़र से बात कर रहा हूँ, तो उसमें और भी तो जज थे, उसमें ख्वाजा साहब किसी और जज को भेज देते। इसमें कम से कम वो कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इसमें सर मैं आपको एक बात, आज पीटीआई के लीगल टीम के एक सीनियर उनके हैं वकील हैं, उनके साथ हमारी इसी पे बात हो रही थी, तो उनसे जब हमने बात की कि ये उन्होंने कहा देखें ये ट्रायल कोर्ट के जज को भिजवाया गया और उन्होंने सुना ही नहीं और ये कर दिया। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ख्वाजा हारिस जो हैं उनको उस दिन दलाइल स्टार्ट कर देने चाहिए थे। देखिए आप शुरू कर देते तो लगे रहते 12 बजे पहुंचे वहाँ पे, जज साहब ने कहा नहीं मैं फैसला कर चुका हूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट में थे सर। उनको जब था कि ट्रायल कोर्ट ने आज सुनना है, सुप्रीम कोर्ट में फिक्स तो नहीं था ना, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एक उनके मुंशी ने जमा करा सकता था। मुंशी तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मतलब मुंशी जो है वो मिल नहीं रहा था। अगर वो ख्वाजा साहब उस दिन सुबह आ जाते, मुंशी को कोई बंदा नाश्ता कराने ले गया, उसने कहा आइए मैं आपको टोस्ट देता हूँ, आमलेट खिलाता हूँ। अमजद परवेज साहब ने जो अभी आर्गूमेंट्स किए हैं इसमें जो तोशा खाना वाले में, आज उन्होंने कंक्लूड किए, ये देखिए ये 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं था वक्त, लेकिन उन्होंने उसको खींच के एक दिन उनका पेट ख़राब हो गया, वो नहीं आए। 2 दिन की एडजमेंट ऐसी मिल गई
तो ख्वाजा हारिस साहब के पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी, उन्हें पता था कि जज साहब जो है रात की इनकी टिकट है, इन्होंने चले जाना है। वो सुबह आ जाते हैं, दलाइल देते रहते, दरमियान में कहते जी मुझे प्यास लगी, अब मैंने खाना खाना है। 4 बजे से ज़्यादा तो 5 बजे से ज़्यादा तो इतना जज का भी नहीं स्टेमिना होता। बहरहाल ये आपका एक मौक़िफ़ है। मैं नवीद मलिक साहब सुन रहे हैं और अपने चैम्बर में बैठे हैं, क्लाइंट्स को उन्होंने इंतज़ार पे बिठाया हुआ है। तो नवीद मलिक साहब अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपने भी कहा कि जो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है और वो कोई मुतासब नहीं है। आपको कहाँ से ये एहसास हुआ कि पीटीआई ने कोई ऐसी बात कही है, कुछ इस तरह एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि उन्होंने टारगेट किया है ख्वाजा आमिर फ़ारूक को और बात जो है कोई गलत वो कर रहे हैं? कौन सी बात जो थी आपको गलत लगी पीटीआई की? देखिए, मैंने ख़ास तौर पे किसी जमात का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो मुहिम जारी थी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, मैंने उस हवाले से जो है वो अपनी प्रेस रिलीज जारी की। देखिए, चीफ जस्टिस साहब एक अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं। हम वकला जो बार और बेंच का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हम हर रोज किसी न किसी केस में पेश होते हैं। हमें आज तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि किसी चीज की तरफदारी कर रहे हो, किसी क्लाइंट की तरफदारी कर रहे हो, मेरिट फैसला करते हैं। लेकिन एक जब सियासी जमातों के मामलात आते हैं तो हमेशा कोई भी सियासी जमात, मैं कहता हूँ, अगर कोई उस सियासी जमात के हक में फैसला जा रहा हो तो वो उस अदालत की तारीफ करते हैं, और अगर वो समझते हैं कि किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला जा रहा है तो वो कोई ना कोई बातें कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, बाकी कैंपेन शुरू कर देते हैं। हम इस चीज को कंडम करते हैं। देखिए, जो अदालतें हैं उनका एहतराम जो है वो सबसे पहले है। जो कोर्ट डेक्रम है उनका, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप अपने केस आर्ग्यू करें, अदालतों ने फैसला करना है। अगर आपको वो फैसला नहीं पसंद आता, आप अगली अदालत में चले जाएं, आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी की रिस्पेक्ट को खराब करना या किसी पे इसी तरह के बगैर किसी एविडेंस के कोई एलिगेशंस लगा देना, ये मैं समझता हूँ गलत। नहीं, लेकिन इसमें तो बात तो एक फैसले पर हो रही थी नवीद साहब। कोई किसी जज की ज़ात पर तो ना हम बात कर रहे हैं, ना कोई बात हुई। एक सीधी सी बात की गई कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने ये कहा कि मेरा मुकदमा जो है वो ना सुने ख्वाजा साहब, और ये इसमें शिद्दत आई। इसमें शिद्दत उस वक्त आई, मैंने बात की थी असद मलिक साहब से कि अगर जब हाई कोर्ट में शीशे तोड़कर चेयरमैन पीटीआई को उठाया गया था, अगर उस वक्त फैसला कानून के मुताबिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल था, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त फैसला कर देता 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो शायद जो बहुत कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। तो इस पर उन्होंने बिल्कुल खुलकर उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़, वो इस फैसले के हवाले से वो कहते हैं कि आप हमारा केस ना सुने। उनकी ज़ात पर तो कोई किसी ने बात नहीं की कि किसी ने खुदा न खास्ता ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कोई किसी से कुछ पैसे लिए हैं या खुदा न खास्ता किसी से ये किया है। एक जजमेंट है, उस पर वो कहते हैं कि आप हमारा केस ना सुने, उस ट्रायल कोर्ट के जज को हमारा केस ना भेजें। सिंपल, इससे ज़्यादा तो किसी ने कोई बात नहीं की। सर, आप शायद जनरल बात कर रहे हैं। अभी तो इस वक्त तो जो आपने पहले बात की है वो ये 1-2 दिनों से जो कैंपेन जारी है सोशल मीडिया पे, मैं तो उस हवाले से आपको पहले बात कर रहा हूँ। अब अगर आप कहते हैं कि वो जो फैसला था जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, उस फैसले में भी अगर आप जनाब देखेंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए थे हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार करने पर, उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए थे और उनसे जवाब तलब किया था। लेकिन अभी वो डेट आने से पहले ही उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, तो ये फ्रैक्चर्स होगी पिटीशन। अभी इस हवाले से तो उन्होंने कोई फैसला कोई इस तरह तो जारी ही नहीं किया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार किया गया वो गलत था या सही था। अब कई लोगों ने डिटेल में वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है। ऑर्डर के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि क्या इनके खिलाफ कोई केस है, कोई गिरफ्तारी हो रही है, कोई चीज है, कोई एविडेंस हुई है, कोई उसमें इंक्वायरी हुई है, कोई तफ्तीश हुई है, कोई प्रॉपर एक सिस्टम चला है, वो सारी चीजें उन्होंने कहा दुरुस्त है। दूसरा हिस्सा उसका ये था कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार करना ठीक था या गलत था। उस हवाले से उन्होंने नोटिस लेते हुए नोटिस जारी किया। मैं आपकी माफी चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ। ये तो सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट के हाथे से नैब ने बंदे अगवा किए थे पार्किंग लॉट से,
और वहाँ पर 2 घंटे के अंदर अंदर उनको बुलाया गया था, और ये तो सेटल्ड है, सारे बंदे जानते हैं कि और वो तो जहाँ से उठाया गया वो तो बिल्कुल जहाँ पर आप फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, दैट वाज पार्ट ऑफ द कोर्ट। ये इसमें जानने की क्या ज़रूरत थी? यानी ये जो सेटल्ड चीज़, अब हम जो व्हील है वो रीइन्वेंट करते रहेंगे हर 2 महीने के बाद। देखिए ये अब उनका ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला है, उनका व्यू है, लेकिन इस चीज को तो हमने बार लेवल पे भी कंडेम किया। हाई कोर्ट के प्रिंसिपल के अंदर से गिरफ्तार करने पे हमने इसको भी कंडेम किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट की अपना एक एहतराम है, और इस तरीके से अगर इजाजत दे दी जाए कि हाई कोर्ट के प्रिंसिपल के अंदर से आके पुलिस गिरफ्तार कर ले, या FIA गिरफ्तार कर ले, या रेंजर्स गिरफ्तार कर ले, या कोई भी गिरफ्तार कर ले, दैट इज अनजस्टिफाइड। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे, बस एक मैं इसी, फिर हम अगले जो इशू पर बढ़ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जो डिफेंस के विटनेस हैं, ट्रायल कोर्ट ने कहा, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। डिफेंस के जो हवाले से जो पिटीशन है, जो अपील है, और उसका फ़ैसला नहीं किया चीफ जस्टिस साहब ने, और ये कह दिया कि हतमी दलाइल जो हैं वो आपने कल इतने बजे आके देने हैं। ये व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वो तो उनके पास है। देखिए, उन्होंने कोई रिस्ट्रेनिंग, ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही उसमें कहा कि चूंकि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं था कि फाइनल जजमेंट अनाउंस ना की जाए, तो ट्रायल कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट देनी थी। तो इन्होंने तो नोटिस जारी किए थे कि आए पार्टीज आके देखें। कई ऐसी चीजें हैं कि जब आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं, आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है इसी को ले लें। इन्होंने जो इनको सजा हुई उसके खिलाफ इन्होंने जो अपील दायर की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इसमें अब कोर्ट का व्यू है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इनके आर्गूमेंट सुन के उस सजा को सस्पेंड कर दे, या नोटिस जारी करके दूसरी पार्टी को भी सुने और तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद जाके फैसला करे। ये तो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, उसमें तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप आज ही कोई फैसला करें, या नोटिस जारी किए बगैर ही कोई फैसला करे, या दूसरी पार्टी को सुनने बगैर ही कोई फैसला करे। ये तो कोर्ट ने देखना है ना कि उसमें क्या वो पूरा जस्टिफाई कर पाए हैं पिटिशनर के, कौंसल के नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाएगी, उनको सुनेगी, रिकॉर्ड देखेगी, फिर फैसला करेगी। अच्छा जज साहब, उसमें भी उन्होंने नोटिस जारी किया था। अच्छा ठीक है, चले, दैट्स योर पोजीशन। जज साहब ने बार बार ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ख्वाजा साहब को नहीं सुना, ये गलती की, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं मैं उनको सुनूंगा। मैं एक एज एक आम आदमी की हैसियत से मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जब अदालत ये असरटेन कर चुकी है कि एक ट्रायल कोर्ट ने गलती कर ली है, और वो खुद कह रहे हैं जज साहब के ट्रायल कोर्ट ने गलती की, ख्वाजा साहब को नहीं सुना, तो फिर उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनको सुनने की क्या ज़रूरत है उस गलती को सुधारने में? जो जज साहब ने गलती की कि उन्होंने नहीं सुना, तो उसको तो पहले आप एड्रेस करें ना, जिसके लिए आप ट्रायल को आगे ले गए। एक एक्सपेक्ट होता है, दूसरा आप एक चीज को अगर वो कहें कि एक चीज को कंसिडर करके वो किसी और पार्टी को सुने ही ना और वही गलती वो दोहरा दें। नहीं, वो तो ये मान रहे हैं, जज साहब तो ये जज साहब कह रहे हैं कि गलती की, जज साहब कह रहे हैं ट्रायल कोर्ट ने गलती की सारे। नहीं, जज साहब तो ये कह रहे हैं ट्रायल कोर्ट ने गलती की, तो ही मस्ट एड्रेस दैट मिस्टेक, उसको करेक्ट करना है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो एक उन्होंने को प्रोसीजर अडॉप्ट भी तो करना है ना, आर्गुमेंट्स सुनने तो है ना, उनको भी तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जो उन्होंने गलती की कि उसके वकील को नहीं सुना, मैं भी वही गलती करूं कि मैं इनके वकील को ना सुनूं और कल यही बात। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील इलेक्शन और कहें कि सुने ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से वो गलती तो दुरुस्त नहीं हो सकती थी ना। वो तो ट्रायल कोर्ट, वो तो जज साहब मान रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की। लेकिन ये फिर नहीं सर, देखें, फिर आप ये कहते हैं कि फिर ये दूसरी पार्टी जो दूसरी सियासी जमात है वो ये कहती है कि जनाब हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जज साहब ने हमें सुना ही नहीं है, जज साहब बाइस है, वो फिर एक नई मुहिम शुरू हो जाती। ये तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन नीचे ट्रायल कोर्ट में बतौर वकील, बतौर फौजदारी वकील हम भी रोज प्रैक्टिस करते हैं। जरूर इस बात को हमने भी कहा है कि डिफेंस विटनेसेस पेश करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी, ख्वाजा हारिस को सुनना चाहिए था, कोई इतनी जल्दी नहीं थी, 2-3 दिन बाद भी फैसला हो जाता। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डिफेंस को मिलनी चाहिए थी, चले उन्होंने नहीं दी। ट्रायल कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, उसको आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। अब आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट भी वही काम करे कि वो दूसरे वकील को ना सुने और इसी तरह फैसला कर दे।
ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाई कोर्ट ने तो दोनों पार्टीज को जो है मुसावी देना है, उसको टाइम देना है, वक्त देना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, और उनके दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने फैसला करना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं तो फ़खर रहमान साहब की भी राय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है इसका वे आउट क्या है, जहाँ पे हम इतनी पोलराइज्ड एक सोसाइटी है और डिवाइड जो है वो बहुत गहरी होती जा रही है। हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में अदालतों की और सियासतदानों की। इस वक्त जो सियासी जंगें हैं वो सारी अदालतों में लड़ी जा रही हैं, इसलिए उसका जो एक कोलैटरल डैमेज है वो हमारी अदलिया भी किसी न किसी सूरत में वो एक निशाना बन रही है। हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। फ़खर रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सारी, जो PTI वर्सेस ख्वाजा आमिर फ़ारूक जो कंट्रोवर्सी है, और बातें वही, सवाल वही। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ये जो सारी सूरत हाल अदालतों में बनी हुई है, इसका एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस जो है ये 7 अप्रैल से पिछले साल से शुरू हुआ और एक तसलसल के साथ चलता आ रहा है। 25 मई को देख लें आप, उनका राइट टू एजिटेशन देख लें, और फिर इस वक्त जो मल्टीपल मुकदमात हैं। बात यह है कि वो जो आपने हवाला दिया 9 मई का, और 9 मई को जो सूरत हाल बनी थी, कोर्ट के अहाते से PTI के चेयरमैन इमरान खान को ले गए, और फिर उसके बाद जब अदालत को इंटरवीन करना चाहिए था, उस वक़्त यही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार्स हैं, वकील जो हैं, इनको उस वक़्त फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो ये चैलेंज करना चाहिए था कि कोर्ट के अहाते से इस तरह से किसी को उठा के नहीं ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी कहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात ये है कि जब सारी सूरत हाल वहाँ से शुरू हुई और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब देखें, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया, फिर उन्होंने गिरफ़्तारी को जायज़ करार दे दिया। उसी गिरफ़्तारी की यानी कि जब उन्होंने जायज़ करार दिया तो उसी की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे दूसरे इदारों के जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी चीज़ को बुनियाद बनाया उस जुमले को। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल वाइट कर दिया। नाउ यहाँ पर आप जो थे वो गए। फिर जब हमने देखा, लेकिन अब ये जो तोशाखाना केस है, देखें पर्टिकुलरली मैं वो जनरल एक आपका रेफरेंस है, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं तोशाखाना केस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? आपको कहीं लगता है कि ये बाइसेस हैं, ये बात जो है ये दुरुस्त है, या असद मलिक साहब ने जो लिखा है बड़ा ज़बरदस्त, इन्होंने बड़ी तहकीक के बाद लिखा है, और नवीद मलिक साहब के भी उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। बात देखें, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप बाइस को डिफ़ाइन करने लगें तो इस केस के अंदर हमने देखा है कि जज साहब के भी अपना एक कंडक्ट था और दूसरी तरफ से भी एक कंडक्ट सामने आया, और उसमें सब्सटेंस के ऊपर कम और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। अभी आज ही देख लें आप कि चीफ जस्टिस साहब ने आते ही कहा कि जी आज हम फैसला देंगे, फैसला महफूज हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि कल को अनाउंस होगा। लेकिन इससे बायस तो नहीं नज़र आता। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कंडक्ट के ज़रिए से जो है, व्हाट इज़ ए बायस? बायस ये है कि आपके सामने एक केस आया हुआ है, उसमें वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, दूसरी साइड को फेवर किया जा रहा है, वो बेमकसद टाइम गेन करके और लिटिगेशन को वो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि जब मैं समझता हूँ कि बेंच के सरबराह ने ये कह दिया कि फ़ैसला गलत था नीचे से, तो उसके बाद तो आप इमीडिएटली फ़ैसले को सस्पेंड करें और बाकी जो बहस है वो बाद में दीजिए। वाई? क्योंकि जस्टिस का, इंसाफ का तकाजा ये है कि एक शख्स 5 अगस्त को, चाहे वो XYZ हो, या इस केस में क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये पॉलिटिकल केस है, यहाँ पर उसके पॉलिटिकल कोनोटेशंस है। एक शख्स 5 अगस्त से एक जेल में जो है बंद है, उसकी तमाम हर किस्म की आज़ादी जो राइट्स हैं उसकी वो स्लब हो चुकी हैं,
और सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। आज भी जिस तरह से केस को लटकाने की कोशिश की गई, जिसको हम कहते हैं कि जब किसी वकील के पास आर्गूमेंट नहीं होते तो वो फिलीबस्टरिंग करता है, उसको डिले करता है ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट फिलीबस्टरिंग हो रही थी। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, जैसे ख्वाजा हारिस साहब के साथ मेरी बात हुई थी, मैंने देखा कि जब वो सेशन कोर्ट के लिए अपने मुंशी को भेजते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, वो कोई दरख्वास्त भेजते हैं वो भेज देते हैं। अब यहाँ पे कौन इंटरवीन कर रहा है? अच्छा, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट उनको इस मामले की में फैसिलिटेट करेगी, लेकिन वो उनका मामला नहीं होता और वो वहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उनको सुना नहीं जाता। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे थी कि जब हाई कोर्ट पर दो फैसले आए, एक तो उन्होंने रिमांड कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने विटनेसेस के हवाले से भी बात कर दी। ना विटनेसेस का मामला आपने पेंडिंग कर दिया, नीचे आपने रिमांड कर दिया बाकी मामला। अब यहाँ पे आपने दो जगह पर जुरिस्डिक्शन जो थी ना वो उसको हैंग में रख दिया। उसका जो रिज़ल्ट सामने आया वो यही आना था कि आप मुझे बताएं कि विद इन हाफ एन आवर जो है वो 30 पेजेस का फ़ैसला जो है वो सामने आ जाता है, और जिस तेज़ी से वो फ़ैसला सामने आ रहा है वो उसको आप देखें, और नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे या पता नहीं उसी दिन जज साहब जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। ठीक है, वो उनका, लेकिन वो फौरी तौर पर उनका फैसला नहीं हुआ था, वो तो पहले उन्होंने के हवाले से। अच्छा नवीद साहब, अब ये एक सिचुएशन है जो माजी में भी होती रही है, जिसमें नून लीग वाले, मुझे याद है, बेंच पर एतराज़ करते थे तो तब भी वही जजेस सुनते रहे। अब पीटीआई भी एतराज़ कर रही है लेकिन वही जजेस फिर सुन रहे हैं। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे इसको इस मसले को हल कैसे किया जाएगा? व्हाट डू यू से? नवीद साहब का कोई, मेरा ख्याल है कोई या तो कॉल आ गई है, तो असद यही सवाल मेरा आपसे है। नवीद साहब अभी ज्वाइन करते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें समी साहब, एक तो ये दो इश्यूज़, एक आपने जो गवाहों के हवाले से बात की उसमें दो, एक मैं थोड़ा सा आपको जो व्यूअर्स हैं उनके आपके उसको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो तोशा खाना केस था ये आम ट्रायल से डिफरेंट था। ये एक समरी, सॉर्ट ऑफ समरी ट्रायल था। इसमें टोटल दो। अच्छा, अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त देंगे कि मलिक साहब जो हैं वो साथ आ गए, मैं आपकी इजाज़त से मलिक साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? अब ये तो हर पार्टी इतराज़ करती है, तो इस आगे फिर कैसे बढ़ा जाए? जजेस का क्या किया जाए? अब हर बंदे के जजेस फिर उसकी मर्जी के होंगे, क्या होगा? मुझे लगता है कि उनकी बार बार कॉल आ रही है, वो क्लाइंट उन्हें कॉल कर रहा है और वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आप आ जाएं, आप जो बात कर रहे थे। इसमें सर, इसमें टोटल सिर्फ 2 प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे और इसमें चार उन्होंने लिस्ट दी थी, लिस्ट में 2 सरेंडर कर लिए थे। वो बाद में उन्होंने किए 4 दिए थे और उसमें एक अकाउंटेंट था और जो टैक्स के पेपर्स थे नहीं, जो प्रोसिक्यूशन के थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके ऊपर उन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई भी थी, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने एविडेंस जो एग्जामिन किए हुए थे, तो उनके जो है ना वो सिर्फ 2 उन्होंने विटनेसेस दिए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दी थी कि हम 5 मजीद विटनेस जो है वो लाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये रेलिवेंट नहीं है। इस केस में जो विटनेस थे, लेकिन इन्होंने खान साहब के 4 विटनेस थे, लेकिन वो जो 4, और उनमें एक वो अकाउंटेंट था जिसने उनके टैक्स के पेपर्स बनाए थे, जो बेसिकली जो सारी डिक्लेरेशन जो भी वजह तनाज़ा थी उसको, उसका आर्किटेक्ट वो था। और चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा था कि ये जो मामला है सिविल मामला नहीं था, ये क्रिमिनल सारा मामला था। तो इसमें ख़ास तौर पर जो इतने इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं उनको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? असल में जो मैं देखें, हम भी मतलब अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं तो सम टाइम होता है कि हमें नोटिस आ जाते हैं FBR के, जी आपने ये नहीं दी तो वो नहीं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने उनको बताना होता है जो हमारे टैक्स के रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो इसमें उनको तो आप विटनेस या उनका तो ज़िम्मा नहीं। इसमें तो अगर आप इस पे जाएँ कि उस बंदे ने मेरा फॉर्म फिल किया था, तो फिर तो आधे टैक्स कंसल्टेंट जो है वो तो जेलों में हो, ये तो आपकी रिस्पॉन्स। लेकिन हमेशा जो उसकी वो जेलों में हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर एक बंदा जिसके फॉर्म एक भर रहा है कंसल्टेंट, पिछले 20 सालों से वही कंपनी है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर वो अदालत में पेश करना चाहता है तो उसको जज साहब कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि नहीं जनाब ये रेलेवेंट है?
बेसिकली ये वाला यही जो इशू था, ये ऑलरेडी मेरा इलेक्शन कमीशन में भी ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये देखें आम जो ट्रायल होता है उसमें कम से कम 8-10 प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं, इसमें 2 प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो चले 2 पीटीआई के चेयरमैन को भी 2 दे देते विटनेस की इजाजत। वैसे मतलब इसमें क्या फर्क पड़ना था? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिन हमें दे दें, वो कराची में है, उनको लाना मुश्किल है 1 दिन में, उन्होंने कहा नहीं आज ही करना बस। अच्छा, एडमिट हुआ था, नोटिस हुआ था, तो जज साहब अगर थोड़ा सा वेट भी कर लेते ट्रायल कोर्ट के तो कोई इतना फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने इसी पे अब देखें ना, ये क्योंकि उन्होंने फैसला जिस तरीके से सुनाया, जिस तरीके से कंडक्ट हुआ, और जो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई रिज्यू करती थी लेकिन उनको वहाँ से फिर उसी घर की तरफ भेज देता था, दैट वाज द बेसिस जिस पर उन्होंने कहा जी कि हमें तो लगता है कि ये बायस्ड है। समी साहब इसमें देखें 3-4 चीज़ें उसमें देखें मिक्स्ड। इसमें जो पीटीआई की जानिब से वकला पेश होते थे वो जज को खामखा अफेंड भी करते रहे। आपने जब किसी से रिलीफ लेना होता है ना तो आप उनके साथ अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात कही है, क्योंकि आप भी ट्रायल देखते हैं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, जब हम वापस आते हैं तो ये जो बात है कि वकला ने ऑफेंड किया या नहीं किया, इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नवीद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले असद साहब एक बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि वो बात कंप्लीट कर लें तो फिर मैं नवीद साहब की तरफ जाता हूं। आप कह रहे थे वकला के हवाले से जी कि पीटीआई के वकला ने ऑफेंड किया है। देखिए, जब आपने किसी से रिलीफ लेना है ना तो आपको अपना हम्बलनेस शो करनी चाहिए, और इसमें चूँकि खान साहब एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, जब क्रिकेट में थे वहाँ पे भी बड़ा वो एग्रेसिवली खेलते थे, तो खान साहब उनको इनकरेज भी करते रहे, और उसमें देखिए कि उनमें से बहुत से लोग जो जजेस को ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव करते थे, जजेस के साथ उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको कोर कमेटी का मेंबर भी बना दिया। अब इसमें आप जज जो है ना वो फिर ऐसी आपके ख़िलाफ़ अगर आपको रिलीफ देना भी हो ना तो वो देखता है कि किस पॉइंट से रिलीफ नहीं आपको मिल रहा। ये मतलब एक वन ऑफ नहीं, लेकिन अगर आपकी ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो इसका मतलब तो फिर ये तो कन्फर्म होता है कि वो उस बायसेस फिर उनके बन गए थे। देखिए ना, जज का तो काम है कि वो कानून के मुताबिक बात के अमीन है और बड़ा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुलज़म जो है, साइल जो है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जज का काम तो ये है कि उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात से कतई नज़र कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसने वो कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। अगर वो वकील की या क्लाइंट की बात सुन के ऑफेंड होके उसको भेज देता है, तो जेल भेज देता है, तो एक तो वो जज नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम कहते हैं जी कि जज ने रिलीफ दिया, भाई जज ने तो कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, दैट इज़ हिज जॉब, वो रिलीफ का वर्ड कैसे आ गया उसमें? सर उसमें एक आदमी अगर अपनी जो जिम्मेदारी है अगर वो करता है तो उसने अपना काम किया, बस रिलीफ कैसे दे दिया? अब शहर यार अफरीदी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया बहावलपुर में गंदम चोरी का, अगर कोई जज उसमें कहता है नहीं मैं इसको नहीं मानता, तो हम ये कहेंगे जी वो शहर यार अफरीदी को रिलीफ दे दिया। और भाई जज ने उस जुर्म में हिस्सेदारी से इनकार कर दिया जो इंतजामिया कर रही है, तो वो रिलीफ तो नहीं होगा वो। सर इसमें देखें, जिस तरह ये मैंने कल परसों जो स्टोरी की थी कि 36 केसेस में रिलीफ दिया, ये पढ़ी आप जी, वो उसमें चले था कि प्रोटेक्टिव बेल है, उसमें आपने देनी होती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर एक प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये होता है कि मुझे 10 दिन दें या 5 दिन दें, मैंने फ़लाँ अदालत में जाना है, मुझे खदशा है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, तो मैं 5 दिन में जाके वहाँ से मैं बेल करा दूँगा। आपने 5 दिन में वहाँ पे सरेंडर करना होता है, 5 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। 3-4 केसेस ऐसे थे जिसमें एक केस में 2-2 बार प्रोटेक्टिव बेल ली, तो उसमें 180 केस हैं भाई। नहीं सर, एक केस में 2-2 बार दफ़ा आप इतने दिनों में आप पेश होंगे, तो उसमें जो अब ये भी तो देखें ना, अब एक मुकदमा हो, 2 तो नहीं बंदा ना पहुंचे तो कहता है कि जी गलत बात है। जब 180 मुकदमे हो और पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हों तो फिर कहाँ जाएंगे आप? नहीं सर, उसमें देखें यहाँ जो अगर आपने जब एक केस एक FIR में जब आप दूसरी दफा प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं तो वो डिस्क्रिशन है जज की, ठीक हो वो गया। डिस्क्रिशन जो है वो रिलीफ। ठीक है, चले मलिक साहब
आपको कॉल्स बार बार आ रही थी, अब हमारे पास 1 मिनट रह गया, तो आई वांट योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के वे फॉरवर्ड क्या है। ये जो जजेस पर तनकीद है, इससे हमारी जुडिशरी मुतासर होती है, लोगों का इत्माद मजरू होता है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सर, इससे सबसे बड़ी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासतदानों की नाकामी है कि ये अपने मामलात पार्लियामेंट में हल करने की बजाय अदालतों में लाते हैं और अदालतों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे बड़ी वजह ये है जिससे अदालतें भी खराब हुई हैं, अदालतों में भी इल्जामात लगे हैं। एक सियासी पार्टी आती है, केस करती है, उसके हक में फैसला होता है तो वो नारे लगाते जाती है जनाब बहुत इंसाफ पसंद जज है, और दूसरी पार्टी आती है कि उसके खिलाफ फैसला होता है तो वो जनाब जजेस को कहते हैं ये बाइस्ड है और उसके खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए जाते हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि सियासतदानों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पार्लियामेंट में करें। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। योर 30 सेकंड्स जनाब फ़खर रहमान साहब। मैं तो ये कहूँगा कि देखें जो इस वक्त ये जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरह जुडिशरी और चाहे वो लोअर जुडिशरी है या ऊपर है, इस सारी चीज़ को अब पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उसको सामने रखते हुए इन मामलात से आगे की तरफ चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टी, असद आपका ख़ास तौर पर, और मलिक साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। फ़खर रहमान तो हमारे साथ ही रहता है हर वक्त। बहरहाल नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर तज्ज़िया में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।